आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। इजराइल के 2 नफरती मिनिस्टर्स पर अमेरिका लगा सकता है पाबंदी। कब्जे वाले इलाकों में बने प्रोडक्ट्स पर से हट सकता है मेड इन इजराइल का ठप्पा। हूथी से बदला ले सकता है इजराइल। यमन की तरफ फाइटर जेट्स रवाना होने की तस्वीरें आई सामने। थोड़ी देर में आ सकती है बड़ी खबर। उधर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर हथियार लगभग आने की खबर। अमेरिका ने ऑफिशियल बयान जारी कर किया बड़ा दावा। हिजबुल्लाह ने आसमान को बना डाला चांदमारी। कई इजरायली सेटलमेंट्स पर बरसाए रॉकेट्स। हैती में बड़ा हादसा। मुल्क छोड़कर भाग रहे लोगों की नाव में लगी आग, 40 की मौत। और पाकिस्तान में बढ़ी हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी में दर्ज की गई गिरावट। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 20 जुलाई 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। आईडीएफ का कहना है कि पिछले कुछ घंटों में नॉर्दर्न इजराइल में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने लगभग 45 रॉकेट लॉन्च किए हैं। यह खबर जब तक आपके पास एडिट होकर पहुंचेगी शायद कुछ और रॉकेट्स लॉन्च हो चुके होंगे। लगभग 30 रॉकेटों की पहली बौछार में दोपहर 3:35 इजराइल के 3:35 यहां शाम हो गई थी। तब वहां पर नॉर्थर्न गोलान हाइट्स को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। आईडीएफ ने बताया कि कुछ रॉकेटों को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, आसमान में ही रोक दिया गया, गिरा दिया गया, लेकिन कुछ खुले हुए एरियाज में गिरे और वहां पर कुछ असर डाला। कुछ इलाकों में ये रॉकेट गिरने से, ये ड्रोन गिरने से आग लग गई। आईडीएफ का कहना है कि इजराइल के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से कुछ देर पहले वेस्ट गलीली में 10 रॉकेट दागे गए और अपर गलीली में 5 रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का कहना है कि हमलों में फिलहाल तो किसी का कोई जान जाने का अभी तक उनके पास न्यूज नहीं है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल का अच्छा खासी नुकसान इस हमले में हुआ है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट में आपको आसमान में हिजबुल्लाह के रॉकेट नजर आ रहे होंगे, सफेद सफेद रोशनी वगैरह, वो धुआं, और जमीन पर रिहायशी इलाके, यानी कि बात अब आर्मी के अड्डों से निकलकर सेटलमेंट्स तक, बस्तियों तक पहुंच गई है। वो नए इलाके हैं जिनके बारे में हसन नसरल्लाह ने वादा किया था कि अब इजराइल के उन इलाकों को निशाना वो बनाएंगे जिनको अब तक निशाना नहीं बनाया है। वो हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, हम उनके सिविलियंस को निशाना बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल के लिए 2 बुरी खबरें आई हैं जो फलस्तीनियों के लिए अच्छी खबरें हैं। उनका जरा आप जो है समझ लीजिए क्या हिसाब किताब, उनका स्केल और पैरामीटर क्या है। इजराइल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों को अमेरिका ने सजा देने का मंसूबा बना लिया है। इनमें से एक मंत्री ने तो कल ही मस्जिद अल-अक्सा जाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी, क्योंकि वो वहां जा नहीं सकता, वहां पहुंच गया था मस्जिद अल-अक्सा। और फिर शाम में उसी मंत्री ने आईसीजे के फैसले के खिलाफ बोलते हुए पूरा वेस्ट बैंक कब्जा लेने की हुंकार भरी थी। आप समझ गए होंगे मैं इतमार बेन ग्विर की बात कर रहा हूं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि 3 अमेरिकी ऑफिशियल्स ने, सरकार के बंदों ने एक्सियोस वेबसाइट को यह बताया है, एक्सियोस की भी आप हेडलाइन देख लीजिएगा, एक्सियोस को यह बताया है कि व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल के कट्टरपंथी दक्षिणपंथी मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच पर बैन लगाने, सैंक्शंस लगाने पर बातचीत की है। दोस्तों, इन दोनों की जलालत बस यहीं तक नहीं रह गई, बल्कि इनसे कहा गया कि हमारे साए और चौखट से भी दूर रहना। दरअसल फिलिस्तीनियों के सिलसिले में उनके कई चरमपंथी विचारों यानी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के चलते इन दोनों के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्मोट्रिच का प्रभावी रूप से, सख्त तरीके से बहिष्कार किया है और उससे या बेन ग्विर से मिलने से, मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया कि नो 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 नो, यू एंड यू आर नॉट अलाउड। दूसरी खबर यह है कि व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इसी बैठक में एक और अहम मुद्दे पर बात हुई। व्हाइट हाउस में बात हो रही है। इस चर्चा में मौजूद अमेरिकी ऑफिशियल्स वेस्ट बैंक की बस्तियों में बने प्रोडक्ट्स को मेड इन इजराइल के तौर पर लेबल करने की पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हुकूमत की पॉलिसी को पलटने का जो है वो इरादा रख रही है और उस सपोर्ट में एक राय भी है। ये तमाम ऑफिशियल्स, यानी आईसीजे का जो फैसला है उस पर अमेरिका कहीं ना कहीं सबसे पहले आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहता है। यानी आईसीजे का जो फैसला है उस पर अमेरिका कहीं ना कहीं सबसे पहले आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहता है। ऐसे में इस कदम से जो बाइडेन की हुकूमत अपने मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप पर मुस्लिम मुखालिफ और फलस्तीन मुखालिफ होने की मोहर लगाकर आने वाले अमेरिका के इलेक्शंस में
अमेरिकी मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, जो फिलहाल उनसे थोड़ा रूठ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कद बढ़ गया जब से गोली उस पर चली, लेकिन शायद बाइडेन ये पॉलिसी अपनाए। दोस्तों, फिलहाल व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर कमेंट करने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन एक्सियोस वेबसाइट पर कोई भी खबर ऐसे वैसे नहीं छपती, लेकिन सबसे पहले जरूर छपती। अब बात ईरान की। ईरान के हाथ में या तो न्यूक्लियर हथियार आ चुका है या बस आने ही वाला है। इसको लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक बेचैनी का माहौल है। अमेरिका ने इस खबर को लेकर ऑफिशियल बयान दिया है, और अगर अमेरिका का डर सही साबित हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा और अमेरिका से कुर्बत रखने वाले अरब ममालिकों में मुस्तकबिल को लेकर डर फैल सकता है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, आप देख रहे हैं, इन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम, यानी कि न्यूक्लियर वेपन के लिए हथियार ग्रेड सामान बनाने के लिए जो जरूरी टाइम है, वो अब शायद 1 या 2 हफ्ते का ही बचा है। यानी अमेरिका कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगले 7 से लेकर 14 दिनों में ईरान जौहरी हथियार, न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा, बनाने में कामयाबी पा लेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये अमेरिका का ऑफिशियल बयान है, लिहाजा ये बड़ा अहम है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ईरान ने यह कामयाबी उस दौरान हासिल की है जब ईरान और इजराइल आपस में उलझ गए थे और दोनों ने एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। इजराइल का एक छोटा क्वाडकॉप्टर बताते हैं आया था, ड्रोन आया था, बाद में उसने भी दिखाया कि हमने भी कुछ तबाही मचाई, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया ईरान का, लेकिन ईरान ने उसे मार गिराने का दावा किया था। खैर, इस बयान का जो अब बयान आया है अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन का, इस बयान का एक मकसद यह भी हो सकता है कि ईरान पर दबाव और सख्त पाबंदियां लागू की जा सके, और इस मकसद के अंदर मकसद यह हो सकता है कि ईरान को इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हिजबुल्लाह और हाउथीज जैसे मूवमेंट्स को हथियार के तौर पर जो मदद ईरान से मिल रही है उसे रोका जाए। इससे क्या होगा, इजराइल महफूज हो सकेगा। आप सब समझ सकते हैं कि इजराइल के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जनगणना यानी मर्दमशुमारी के चौंकाने वाले ताजा डाटा सामने आए हैं। इस डाटा के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ गई है, वहीं मुस्लिमों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 35 लाख थी और जो 2023 के सेंसस में बढ़कर 35 से 38 लाख हो गई है। अब पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मेरे हिसाब से पहले भी थे। हालांकि मुल्क की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी घटी है। कुल आबादी अलग होती है लेकिन उनकी इंडिविजुअल आबादी अलग होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2023 के नतीजे जारी किए हैं जिनसे ये बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान में सिखों की आबादी 15,998 है और पारसियों की आबादी 2,348। पाकिस्तान में दिलचस्पी रखने वाला भारतीय मीडिया इस खबर पर बड़े मजे ले रहा है और गजब के हेडलाइंस के साथ इस खबर को छाप भी रहा है, तो हमने भी आपके मजे के लिए उन्हीं के हेडलाइंस लगाई हैं। उम्मीद है कि आपने मजे लिए भी होंगे। लिए हैं ना, बता दीजिएगा। कुछ छोटी छोटी खबरें सुन लीजिए, फिर अहम खबरों पर आएंगे। हैती के सामाजिक हालात खराब हैं। हैती एक मुल्क है, आप सभी को पता है। पिछले महीने कुछ झगड़े वहां हुए, इससे वहां पहले से मुफलिसी झेल रहे लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी मौत उनका मुकद्दर बनकर उनके सामने आ रही है। कैरेबियन सी यानी कैरेबियन सागर में बसे इस छोटे से मुल्क हैती के कम से कम 40 लोगों की मौत नाव में आग लगने से हो गई। 80 से ज्यादा माइग्रेंट्स को ले जा रही ये बड़ी नाव हैती से रवाना होकर तुर्क और कैकोस की तरफ जा रही थी। अल जजीरा ने इस आंकड़े के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हवाला दिया है। अब न्यूजीलैंड ने भी इजराइल को बड़ा झटका देते हुए अलग फिलिस्तीनी स्टेट के लिए अपने सपोर्ट का इरादा जाहिर किया है। न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि न्यूजीलैंड की हुकूमत फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना की मुखालफत करने वाले इजराइल की नेसेट में यानी वहां की पार्लियामेंट में हुई वोटिंग से बहुत ही फिक्रमंद है। न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिखा कि इस मामले में सिर्फ एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही कारगर हो सकता है जो कत्लो गारत के इस लंबे दौर को खत्म कर देगा, जिससे इन दोनों स्टेट्स फलस्तीन और इजराइल में अमन, सुकून और सिक्योरिटी के साथ लोग एक साथ रह सकेंगे। हमें इस मकसद से चूकना नहीं चाहिए, इस मौके से चूकना नहीं चाहिए। यानी उनका इशारा भी था सीज फायर हो, स्टेज डील हो, अमन हो और अलग फिलिस्तीन स्टेट बने। अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और वहां पर हो रही वायलेंस से जुड़ी खबर की। पूरे मुल्क में बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं
और अब बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, वहां रजाकार की एंट्री से हालत और बिगड़ गई है। बांग्लादेश में 2 हफ्तों से चल रहे रिजर्वेशन मुखालिफ प्रोटेस्ट लगातार अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तुई के अमी के रजाकार रजाकार, यानी कि तुम कौन हो मैं कौन हूं, रजाकार रजाकार, ये नारे चल रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक लफ्ज रजाकार, इसकी आग फैल गई है। लेकिन क्यों, समझिएगा। रजाकार बांग्लादेश की आजादी के जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज की तरफ से बनाई गई एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिसने बांग्लादेश की आजादी के दीवानों को कुचलने का काम किया था। क्योंकि तब पाकिस्तान के सामने अपने इस हिस्से, जिसे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उसको टूटने से बचाने के लिए कोई और चारा नहीं था। आज भी रजाकार लफ्ज बांग्लादेश में एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वतन के गद्दारों और जालिमों के लिए भी होता है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में अगर मैं बहक गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन बांग्लादेश में वापस इस लफ्ज की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल 14 जुलाई को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मीडिया की तरफ से स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर आजादी के दीवानों को, फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को कोटा में फायदा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो फिर किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को मिलेगा। बस यहीं से गड़बड़ हो गई। शेख हसीना के इस बयान से नाराज कुछ प्रोटेस्टर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने पलटवार करते हुए तुई के अमी के रजाकार रजाकार के नारे लगाने शुरू कर दिए और अब रजाकार बांग्लादेश में मुखालफत का नारा बन गया है। अब कुछ खबरें स्क्रीन से। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसका हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। नन्ना नन्ना सा कुछ आसमान में नजर आएगा। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का यह दावा है कि कुछ इजरायली एयरक्राफ्ट रेड सी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। इजराइल के इलैथ शहर में, जो बिल्कुल आखिरी शहर है समंदर के किनारे बंदरगाह में, जिसके बाद पूरा वो रेड सी है जो यमन तक जाता है, वहां दिखाई दिए हैं ये एयरक्राफ्ट। और ये सब फाइटर जेट्स हैं और रिफ्यूल टैंकर भी इनके साथ है जो आसमान में दिखा है। माना यह जा रहा है कि पॉसिबली ये यमन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल यमन ने इजराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में एक ड्रोन हमला किया था। ये पहली बार था जब किसी दुश्मन मुल्क का ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचा था। उस हमले में एक शख्स मारा गया, 10 इजरायली जख्मी हुए थे। यमन के हाउथीज लगातार रेड सी में अटैक कर रहे हैं और उनकी इस अटैक की बानगी या उनकी तस्दीक जेरूसलम पोस्ट भी करता है और बताया है कि आज भी उन्होंने 2 जहाजों को अटैक किया है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, आईसीजे में जो कल फैसला हुआ था, लोग कहते हैं उससे क्या होगा। आईसीजे दोस्तों सबसे बड़ी अदालत मान लीजिए दुनिया की, यूएन से जुड़ी हुई है। अगर निचली अदालतों में अब फैसले जाएंगे तो आईसीजे के फैसले का जो है वो दिया जाएगा एग्जाम्पल। अब सोचिए, जब ये खुद इजराइल और फलस्तीन के लॉ मेकर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि अब अदालतों में अपनी जमीनों पर दावा करने का, सोचिए कितनी जमीनें कब्जा ली हैं, कितनों के घर कब्जा लिए फलस्तीनियों के। अब वो लोग अदालत में जाएंगे और कहेंगे ये इलाका तो हमारा है, इसे तो आईसीजे और यूएन भी मान रहा है, तो हमारे इलाके से इन्हें भगाओ। कितना फायदा मिल जाएगा आगे चलकर इन कोर्ट कचहरियों में, लिहाजा मानना तो पड़ेगा। 7 अक्टूबर के हमले को जो कहा गया था सबसे खतरनाक हमला है, अब यमन का ड्रोन जब आया है कल तेल अवीव में, उसको यह बताया जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह ड्रोन आना एक 7 अक्टूबर ही था, जो 19 जुलाई को आया है। यह अलमायदीन की खबर है। उम्मीद करते हैं दुनिया भर की खबरें आपको पसंद आई होंगी। खबरें तो बहुत थी, लेकिन क्या करें, टाइम की पाबंदी होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप हमारे दूसरे चैनल दुनिया टुडे को देखिए, वहाँ विजुअल्स वाले वीडियो आते हैं, खूब तस्वीरें होंगी, वीडियो होंगे, और उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज़ाद बोल इंडिया का ये QR कोड है हमें सपोर्ट करने के लिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। आज़ाद बोल इंडिया और दुनिया टुडे दोनों चैनल्स मेरे हैं, हमारे हैं, देखते रहिए।